नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस सीईटी के ऑनलाइन सेशन में। साइंस की क्लासें चल रही थी। अगला अपना टॉपिक है जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व। तो देखते हैं क्या चीज़ें अपन पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ते हैं। जंतुओं उनका आर्थिक महत्व किस प्रकार का होता है, पादप का आर्थिक महत्व किस प्रकार का होता है। तो मोटे मोटे तौर से जंतुओं का थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि पादपों का जो आर्थिक महत्व सामान्य तौर से आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। जंतुओं के आर्थिक महत्व मुख्य तौर से मधुमक्खी हुआ, कुक्कुट पालन हुआ, मछली पालन हुआ, रेशम कीट पालन हुआ, ये महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं इसमें। तो आइए चलते हैं जंतुओं का आर्थिक महत्व। जंतुओं का आर्थिक महत्व में सबसे पहली बात है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को बोलते हैं एपीकल्चर। ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एग्जाम में सीधा आता है। मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है, तो एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी क्या होती है, किस तरह की इसमें व्यवस्था होती है, उसके साथ साथ में अपन ये देखेंगे कि मधुमक्खी में जो वर्ग होते हैं, जैसे श्रमिक वर्ग, नर वर्ग, मादा वर्ग, वो किस काम आता है। भोजन जैसे थोड़ी दूरी पर है तो मधुमक्खी दूसरे जो श्रमिक होते हैं उनको किस प्रकार से संदेश देते हैं कि भोजन वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है। इनका भी एक सामाजिक संगठन, जैसे मानव होता है, मानव का भी एक विशेष सामाजिक संगठन होता है। मानव अपनी भाषा के माध्यम से एक दूसरे को अपनी बात को कह सकता है। वैसे वैसे मधुमक्खियों में भी एक सिस्टम होता है। पूरा समझेंगे किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से मकरंद या शहद को इकट्ठा करते हैं, कैसे इनका लालन पोषण होता है, किस तरह से जीवन जीते हैं, कितना जीवन होता है, किस तरह की किस्में होती हैं, इनकी नस्लें कौन कौन सी होती है। वर्तमान में जो आर्टिफिशियली एपीकल्चर कर रहे हैं अपन, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, किस प्रकार से हो रहा है। मधुमक्खियों के रखरखाव एवं व्यवस्था में वैज्ञानिक तरीके से की जाती है, इसे एपीकल्चर कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। यद्यपि मधुमक्खियां पूरे साल भर एक्टिव रहती है, मधुमक्खियों को रखने के जो अपन प्रमाण है वेदों रामायणों में भी मिलते हैं अपन को। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है, ध्यान रखना, सोशल इंसेक्टा है, ध्यान रखना। तो एक मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जिसमें बहुरूपता यानी पॉलीमॉर्फिज्म, एक श्रम विभाजन पाया जाता है। ध्यान रखना, मधुमक्खियों में जो काम है, काम का निश्चित बंटवारा होता है कि रानी क्या करेगी, नर क्या करेगा, श्रमिक क्या करेगा। इन तीनों में विभाजन होता है कि काम क्या क्या होगा। जिस तरह से मानव में सर्वप्रथम इस प्रकार की विभाजित थी कि भाई ब्राह्मण क्या करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा, क्षुद्र क्या करेगा, वैश्य क्या करेगा, उस प्रकार से इस मधुमक्खियों में भी एक विशेष श्रेणी व्यवस्था है। एक सामान्य छत्ता 30 से 40 सेंटीमीटर का व्यास का होता है, यानी लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर के व्यास का होता है, और इसमें मधुमक्खियों की संख्या लगभग 50 से 60 हजार तक हो सकती है। तो बहुत बड़ा सामाजिक संगठन होता है इसमें। मधुमक्खी की महत्वपूर्ण प्रजातियां कौन कौन सी होती है, एग्जाम में सीधा आ सकता है कि निम्न में से रॉक मधुमक्खी कौन सी है या भारतीय मधुमक्खी कौन सी है। तो ध्यान रखना, एपिस डोरसेटा या रॉक मधुमक्खी पहली इसकी प्रजाति है। एपिस डोरसेटा या रॉक मधुमक्खी ये कौन सी होती है, पहाड़ों पर रहती है, और इसमें सारंग मधुमक्खी भी कहते हैं या सारंग मक्खी भी कहते हैं। दूसरी बात, ये सबसे बड़े आकार की होती है भाई, सबसे बड़े आकार की होती है, और सर्वाधिक मात्रा में शहद भी यही देती है। तो एपिस डोरसेटा की तीन खास बात, सबसे बड़े आकार की, दूसरा सबसे अधिक शहद देती है, और तीसरा इसे सारंग मधुमक्खी भी कहते हैं। ये बहुत गुस्सेल और प्रवासी प्रवृत्ति की होती है, बहुत गुस्सेल होती है, छत्ता बार बार चेंज करती रहती है, गुस्सेल भी होती है, और प्रवासी प्रकृति होने के कारण इनका पालन करना संभव नहीं है। तो एपिस डोरसेटा का पालन करना संभव नहीं होता है। यदि एग्जाम में आ जाए निम्न में से कौन सी मधुमक्खी पालन नहीं किया जा सकता, तो एपिस डोरसेटा या रॉक मधुमक्खी का। दूसरा एपिस इंडिका या भारतीय मोना मक्खी। यह पूर्ण भारत में मिलने वाली सारंग मक्खी से छोटी तथा शांत स्वभाव की होती है, बहुत शांत स्वभाव की होती है, और इसके प्रति छत्ते में 3 से 4 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है, काफी अच्छी मात्रा में शहद प्राप्त होता है, और यह आसानी से पाली जा सकती है। भारतीय जो मोना मक्खी होती है उसे आसानी से पाला जा सकता है, या एपिस इंडिका। तो भारत के आधार पर इंडिका नाम रखा है इसका। एपिस फ्लोरिया या भृंग मक्खी, ये यूरोपियन मधुमक्खी भी कहलाती है, यूरोपियन मक्खी कहलाती है। यह शांत प्रकृति की होती है, और इसके एक छत्ते से केवल 250 ग्राम शहद, यानी शहद थोड़ा कम प्राप्त होता है इसमें, इसलिए व्यापारिक दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं होती है। तो एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा पहली, दूसरी एपिस इंडिका, और तीसरी एपिस फ्लोरिया या भृंग मक्खी। फिर एपिस मेलिफेरा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे यूरोपियन मधुमक्खी भी कहते हैं, और शांत प्रकृति की होती है, इसके प्रति
छत्ते से मोना मक्खी की अपेक्षा 9 से 10 गुना अधिक, यानी वो 250 ग्राम है तो लगभग बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या होगा, मधुमक्खी उस जो छत्ता है उसे शहद प्राप्त होगा, लगभग 2.5 किलो के आसपास प्राप्त हो जाएगा। ये व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है। तो ध्यान रखना जो मधुमक्खी पालन में सबसे महत्वपूर्ण है एपिस मेलिफेरा, और ये इटालियन किस्म की अधिक, इसकी इटालियन किस्म, इसकी भी एक इटली में पाई जाने वाली इटालियन किस्म होती है, वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। फिर है सामाजिक संगठन। मधुमक्खी को किस तरह से सामाजिक संगठन होता है, किस तरह से काम करती है, श्रम का विभाजन किस प्रकार से होता है। तो अशोक, मधुमक्खी किस तरह से पालन करती है, बिल्कुल बताएंगे आपको। जिस तरह से हमारे घर में भी कोई ना कोई काम करता है, कोई जैसे कोई घर में कोई फंक्शंस होता है तो बोलते हैं तू माला लेके आएगा, तू टेंट का सामान लेके आएगा, तू भोजन की व्यवस्था करेगा। उस प्रकार से मधुमक्खियों के जो छत्ते में भी एक विशेष प्रकार का परिवार है, और उस परिवार में भी कई प्रकार के काम बांटे जाते हैं। अशोक, कोई प्रश्न है तुम्हें? हाँ, तुम्हें बताते हैं किस तरह से वो काम करती है। देखो, सामाजिक संगठन, मधुमक्खियों की कॉलोनी में अत्यधिक संगठित कार्यात्मक श्रम होता है, और हर एक कॉलोनी में लगभग 40 से 50,000 तक संख्या में 3 प्रकार के कीट मिलते हैं। 40 से 50,000 कीटें होते हैं, मतलब एक छत्ते के अंदर मधुमक्खियां पाई जाती है, और 3 प्रकार की होती है। एक तो होती रानी मक्खी, दूसरी होती नर, और तीसरी होती श्रमिक। देखो बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मधुमक्खी पालन में क्या खास बात है, शहद सबको पता है, शहद प्राप्त होता है, एपीकल्चर कहते हैं। खास बात यहां है कि इसमें 3 प्रकार की क्या होती है, मधुमक्खियां होती है, और यही समझने लायक बात होती है, और यहीं से प्रश्न पुटअप होगा। पहला कि नर मधुमक्खी, दूसरा रानी मधुमक्खी, और तीसरा श्रमिक मधुमक्खी। खास बात क्या है भाई, इसमें क्या अंतर है? जो नर मधुमक्खी होती है उसका काम है केवल सेक्स करना। इस रानी मक्खी को क्या करना, गर्भवती करना, यही काम होता है। रानी अंडे देती रहती है, और नर का काम क्या करना है, उसको गर्भवती करना। और नर जो होता है वो अनिषेचित अंडे से निर्मित होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। रानी होती है वो निषेचित अंडे से प्राप्त होती है, निषेचित अंडे से प्राप्त होती है, फर्टिलाइजर एग से प्राप्त होती है। तो इसमें गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 16, और इसमें हो जाएंगे 32। ये ध्यान रखना, खास बात यही है इसकी। देखो, रानी मक्खी ये 15 से 20 mm लंबे उदर वाली मक्खी होती है, और लगभग जो सामान्य मधुमक्खी होती है, श्रमिक मक्खी जो डंक काटती है, उसके लगभग 3 गुना बड़ी और 3 गुना भारी होती है। इसके लगभग 5 वर्ष तक जीवित रहती है, 5 साल तक जीवित रहती है, ज्यादा जीवित नहीं रहती है। इसकी टांगे एवं पंख बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जो पेट होता है बहुत ही लंबा होता है, क्योंकि अंडे उत्पादन के लिए लंबे पेट की आवश्यकता होती है। इसमें अंडों से भरा हुआ अंडाशय होता है, केवल एक, इसकी संख्या केवल 1 होती है भाई पूरे छत्ते के अंदर। यह निषेचित अंडे से विकसित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका विकास कैसे होता है, निषेचित अंडे यानी फर्टिलाइजर एग से, यानी जिसमें नर और मादा युग्म दोनों मिलते हैं, उससे इसका निर्माण होता है। अर्थात इसमें कितने गुणसूत्र होंगे, 32 गुणसूत्र होते हैं। तो इसका भोजन क्या होता है, यह भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, भोजन भी कई प्रकार से होता है। जो नर मधुमक्खी होगी, श्रमिक मधुमक्खी होगी, उसको अलग तरह का भोजन मिलेगा, जबकि जो रानी मधुमक्खी होगी उसको रॉयल जेली मिलेगी, एकदम रॉयल शाही जेली मिलेगी। तो उसको रॉयल जेली का भोजन मिलता है रानी मधुमक्खी को, और इसका केवल एक कार्य होता है, यह प्रजनन करना, बस इसका यही काम होता है, रिप्रोडक्शन करना। यह प्रतिदिन लगभग 2000 तक अंडे देती है, और एक रानी अपने जीवन काल में लगभग 15 लाख तक अंडे देती है। तो आप सोच लो रानी का काम क्या हो गया। तो रानी तो बेचारी बिजी रहती है इस काम में। फिर नर मधुमक्खी या ड्रोन्स, इनको ड्रोन्स बोलते हैं भाई। यह छत्ते में लगभग 100 नर मक्खियां होती है, एक छत्ते में लगभग 100 नर मधुमक्खियां होती है, और लगभग 7 से 15 mm मतलब मिलीमीटर तक लंबी होती है। और इसमें खास बात क्या है कि इसमें लार, मोम और डंक होता ही नहीं है। ये लार का उत्पादन नहीं कर सकती, डंक नहीं मार सकती किसी को, और तीसरा मोम ग्रंथियां इसमें पाई ही नहीं जाती। रानी मक्खी के समान भी इसके पोषण के लिए श्रमिक मक्खियों पर निर्भर रहती है। अब ये खुद अपना भोजन लाने नहीं जाती, ये छत्ते में ही रहती, रानी के पास ही रहते हैं, रानी को छोड़ते नहीं। एक फ्री हुआ दूसरा आया, लेकिन इनको भोजन करवाती कौन, श्रमिक मधुमक्खियां करवाती है। इनका एकमात्र कार्य है कि रानी मक्खी का निषेचन करना, जो भी रानी मधुमक्खी है उसके साथ सेक्स करना या निषेचन करना उसके साथ। नर मक्खियां अनिषेचित अंडों से उत्पन्न होती है। फिर से इंपॉर्टेंट लाइन,
अतः इसमें गुणसूत्रों की संख्या केवल और केवल कितनी होगी? 16। तो रानी में तो 32 होती है और इसमें 16 होती है। श्रमिक या वर्कर क्या होता? देखो, छत्ते में सर्वाधिक संख्या इन्हीं की होती है। ध्यान, 40 से 50,000 यदि ये हो, छत्ते के अंदर यदि संख्या हो, तो लगभग इनकी ही होगी अधिकतर संख्या। तो ये बहुत अधिक संख्या में होती है और इससे सबसे छोटी होती है। इसका आकार बहुत छोटा होता है। इनके पंख एवं मुखांग बहुत ही मजबूत होते हैं। पंख मजबूत होते हैं उड़ने के लिए, मुखांग डंक मारने के लिए भी, या फिर चूसने के लिए पराग रस को, तो वो थोड़ा मजबूत होता है इसका सिस्टम। इसके मुखांग फूलों का रस चूसने के लिए और टांगे पराग कण एकत्रित करने के लिए रूपांतरित होती है और इसकी पिछली टांगों में एक एक पराग कण या पोलन बास्केट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि एग्जाम में आ जाए पराग कंडी या पोलन बास्केट या पराग बाल्टी, तो ये किस में होती है? तो पोलन बास्केट होती है श्रमिक मक्खी में होती है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये जो भी पराग कण होता है उस पराग कण को उस पिछले वाले टांगों से चिपकाने का काम करती है। दूसरे से 5वें उदर खंडों में अधर तल पर जेबनुमा मोम ग्रंथियां पाई जाती है। अगली बात, मोम ग्रंथियां किस में पाई जाती है? श्रमिकों में। और कब, कहां पर? दूसरे से 5वें पेट, इसे पेट के खंड होते हैं, इस प्रकार से लाइनिंग होती है। तो दूसरे से 5वें उदर खंडों तक क्या होती है? जेबनुमा मोम ग्रंथियां होती, पॉकेट लाइक वैक्स ग्लैंड्स होती है। श्रमिक मक्खियां बंध्य होती है, ये सेक्स नहीं कर सकती, ये भांज होती है, बंध्य होती है। तो ये स्ट्राइल फीमेल्स हैं, ये मादा है ध्यान रखना, लेकिन कैसी है? बंध्य मादा है। तो स्ट्राइल फीमेल्स होती है और ये निषेचित अंडे से विकसित होती है। ये फिर से इंपॉर्टेंट लाइन, नर ही एक ऐसा होता है जो अनिषेचित अंडे से निर्मित होता है, जबकि बाकी रानी हो चाहे श्रमिक हो, दोनों किससे निर्मित होंगे? निषेचित अंडे से होंगे। लेकिन ये बांझ होते हैं। अधिक कार्य और व्यस्त जीवन के कारण श्रमिक मक्खी का जीवन काल केवल 6 से 8 सप्ताह का ही होता है, लगभग 1.5 महीने के आसपास होता है। आधुनिक मधुमक्खी किस तरह से पालन करते हैं अपन, खेतों में किस प्रकार से मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं? तो अशोक, तूने मधुमक्खी का कभी पालन किया होगा मेरे हिसाब से, नहीं किया? तो आज सिखाते हैं कैसे करते हैं। देखो, आधुनिक पद्धति में कृत्रिम छत्ते, आर्टिफिशियली जो बी हाइव होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। छत्ता बनाते हैं, प्राकृतिक रूप से होता नहीं है तो कृत्रिम रूप से बनाते हैं और फिर इनमें मधुमक्खियों को लाया जाता है। अब कैसे लाते हैं? तो मधुमक्खी को पकड़ते कैसे हैं? तो मधुमक्खी को पकड़ने के लिए वृंदन काल, बसंत काल के आसपास शाम के समय मधुमक्खी छत्ते में डालते हैं और उससे पहले, डालने से पहले कुछ उसके आसपास क्या करते हैं? शहद या फिर कह सकते हैं शक्कर का घोल वगैरह रखते हैं। अच्छा पानी का स्रोत होना चाहिए आसपास, फूल होने चाहिए, है ना, अच्छे पादप होने चाहिए ताकि वो पराग रस प्राप्त कर सके। तो जो एपीकल्चर होता है, कृत्रिम रूप से जो मधुमक्खी पालन होता है, ये एक अच्छा स्कोप है वर्तमान में। तो इसमें क्या होता है? एक आधुनिक पद्धति में कृत्रिम छत्तों का प्रयोग किया जाता है। एक छत्ता बार बार उपयोग में लिया जा सकता है। एक बार छत्ता बनाओ, बार बार उपयोग में लो। इन छत्तों की देखरेख पालनकर्ता द्वारा की जाती है तथा विपरीत मौसम में इन्हें अन्य सुरक्षित स्थान पर भी रखा जा सकता है, मूवमेंट्स करवा सकते हैं इसको। मधुमक्खी प्राप्त करना, मधुमक्खी से शहद प्राप्त करना है, उसका पालन करना। देखो, मधुमक्खी पालन करने हेतु उन्हें वृंदन के समय पकड़ा जाता है और संध्या के समय कृत्रिम छत्तों में शिशु खंडों में छोड़ा जाता है। जो छोटे छोटे खंड बने होते हैं उसमें छोड़ा जाता है और इनको कुछ दिनों तक 2/3 भाग चीनी और 1/3 भाग जल से निर्मित कृत्रिम भोजन दिया जाता है, यानी चाशनी के समान इसको भोजन दिया जाता है। किसी प्राकृतिक छत्ते से ही एक रानी मक्खी, यानी कोई प्राकृतिक छत्ता है उसमें से एक रानी मक्खी लेते हैं और कुछ श्रमिक लेते हैं, उन्हें कृत्रिम छत्ते पर छोड़ा जाता है। छत्ते की रानी मक्खी को प्रतिवर्ष बदला जाता है, हर साल जो रानी मक्खी उसको बदला जाता है, लेकिन रानी मक्खी का जीवन काल 5 साल होता है। लेकिन हमारे इसमें क्या करते हैं, हर साल बदलते हैं ताकि नई रानी आए ना तो अच्छे अंडे देगी। पुरानी रानी मक्खी को छत्ते से बाहर निकालना आवश्यक होता है। नई रानी मक्खी के देह पर कुछ शहद लगाते हैं, उसी छत्ते का बना थोड़ा शहद लगाकर शिशु खंड में रखा दिया जाता है और इन कृत्रिम छत्तों को खुले खेतों में या बगीचों में उचित स्थान पर छायादार भाग में रखा जाता है, छाया हो वहां पर। छत्ते के स्थान पर नमी होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। छत्ते से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी में अच्छी गुणवत्ता वाला
मकरंद परागकणों हेतु फूलों वाले पौधे होने चाहिए। सरसों का खेत हो गया, है ना, तो जहां फूलों वाले खेत होने चाहिए जहां से वो मकरंद इकट्ठा कर सके। छत्ते में ड्रोन्स की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। होने पर कुछ नरों एवं रानियों को हटा देना चाहिए। यदि श्रमिक ज्यादा है तो नर 100 की संख्या में होते लगभग, तो उन्हें हटाया जा सकता है। छत्ते के आसपास स्वच्छ जल होना चाहिए। मधुमक्खियों का शहद, मोम जैसे उपयोगी पदार्थों का स्रोत होने के अतिरिक्त मधुमक्खी कृषि, फलों, उद्यानों इत्यादि के लिए भी काम आते हैं। कारण क्या पता है आपको? मधुमक्खी जब फूल पे बैठती है तो फूल में भी निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो पराग कणों को वर्तिका तक पहुंचाने का काम भी कौन करती? मधुमक्खी करती है ना। पर परागण सुने हो आप, स्वपरागण सुने हो आप। तो यदि मधुमक्खी किसी फूल पे बैठती है तो उसके पराग कण से उठाकर और वर्तिका तक ले जाने का काम भी ये करती है। तो ये मधुमक्खी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वर्तमान में। यदि मधुमक्खी पालन करते हो, एक तो आपको पैसे की प्राप्ति होगी, दूसरा यदि आप सरसों वगैरह जो भी आपने फसल उत्पादन की है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जनन क्षमता बढ़ाती है, जो पराग कण होता है उसको फूलों तक, एक दूसरे फूलों तक ले जाने में काम करती है। मधुमक्खी के जीवन का इतिहास क्या था? देखो, निषेचन के बाद रानी एक दिन में 2000 अंडे देती है। हर एक अंडा एक चौड़े कोष्ठ में, एक सेल्स में दिया जाता है, जो होता है डब्बे, उन डब्बों में दिया जाता है। 3 दिनों में अंडा स्फुटित हो जाता, फूट जाता है, और स्फुटन के बाद एक सफेद लार्वा निकलता है, उसमें से एक व्हाइट लार्वा निकलता है, और जिन्हें श्रमिकों द्वारा भोजन दिया जाता है। 3 दिन में अंडा फूटता है, और फूटने के बाद एक व्हाइट लार्वा निकलता है, सफेद लार्वा निकलता है, उस लार्वे को भोजन दिया जाता है। अब यदि भोजन में आप क्या कर रहे हो? रॉयल जेली दे रहे हो। रॉयल जेली दे रहे हो तो रानी बनेगी, कुछ और दे रहे हो तो कुछ और बनेगा। सामान्य भोजन दे रहे हो तो श्रमिक बनेगा। श्रमिक लार्वा को 5 दिनों में पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। तो यदि इसमें से जो लार्वा बना है और उसमें से कोई श्रमिक या वर्कर हनी बी बननी है तो 5 दिन में बन जाती है श्रमिक मधुमक्खी। धाय मधुमक्खी, नर्स बी, यानी जो भोजन करवाने में सहायक होती, रानी होती है एक तो, रानी के अलावा जो भी होती है वो धाय मधुमक्खी होती है। वो क्या करती? चौथे दिन से सभी श्रमिक मक्खियों को, शिशु मक्खियों को पराग एवं शहद का भोजन कराती है। 7वें दिन से श्रमिक मक्खियों को मैक्सिलरी ग्रंथियों से शाही जेली निकलने शुरू हो जाती है, और इन्हीं श्रमिक मधुमक्खियों के जो रॉयल या शाही जेल निकलती है, उस रॉयल जेली को ही रानी मधुमक्खी को खिलाया जाता है। जिसको रानी बनाना होता है उसको खिलाया जाता है। जिससे ये लार्वा या प्यूपा रानी मक्खी को खिलाती है। 12वें दिन से 18वें दिन में मोम ग्रंथियों का स्त्रावण शुरू हो जाता है। तो मधुमक्खियों द्वारा मोम का स्त्रावण भी होता है, और एक अंडे से लगभग 12वें से 18वें दिन में मोम निकलना शुरू हो जाता है। मधुमक्खियां प्रोपोलिस नाम का एक गोंद जैसा पदार्थ निकालती है, जो पुराने एवं क्षतिग्रस्त वैश्मों की मरम्मत करती है। जैसे कोई बड़े बड़े प्रोकोष्ठ बने हुए हैं, छोटे छोटे इस प्रकार से छत्ते के अंदर अपन देखते हैं। तो अब यदि वो कोई क्षतिग्रस्त हो गया तो उसको वापस बनाने का काम भी श्रमिक मधुमक्खी का होता है, और वो क्या निकालती है? प्रोपोलिस नामक गोंद निकालती है। जिन अंडों में से नर बनते हैं वह अनिषेचित ही रहते हैं, उसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और जिन्हें श्रमिक कोष्ठ से थोड़े बड़े व्यास के कोष्ठ में रखा जाता है। जहां नर बनना होता है उसको थोड़े बड़े कोष्ठ में रखा जाता है। अंडे जो रॉयल कोष्ठ में स्फुटित होते हैं, रॉयल कोष्ठ में जहाँ रानी रहती है, उन्हें रॉयल दी जाती है, रॉयल जेली दी जाती है, और ये रानी मक्खी में बदल जाते हैं। रानी मक्खी बनने में 15 से 16 दिन लगते हैं। श्रमिक को 4 दिन और नर को 24 दिन तक लगते हैं। रानी 15 से 16 दिन, श्रमिक 4 दिन के आसपास, और नर 24 दिन में बनता है। अब देखो शहद कैसे इकट्ठा किया जाता है, बहुत रोचक चीज है। शहद कैसे इकट्ठा होता है, ये बहुत रोचक चीज है, हल्के मत लीजिएगा। एक श्रमिक को 450 ग्राम शहद बनाने के लिए फूलों से पराग और मकरंद लाने के लिए वो 40 से 80 हजार ट्रिप लगाने पड़ते हैं। उसको 40 से 80 हजार तक ट्रिप लगाने पड़ते हैं, छत्ते से पुष्पों तक, फूलों के बीच में, एक श्रमिक को। मकरंद फूलों में उपस्थित क्या होता है? शर्करा युक्त प्राप्त होता है। तो फूल के अंदर क्या होता है? मकरंद होता है। इस मकरंद को कौन श्रमिक इकट्ठा करता है?
और श्रमिक इकट्ठा करके कहाँ डालता है? छत्ते में डालता है। मकरंद या नेक्टर को क्रॉप में इकट्ठा किया जाता है, इन छत्ते में इकट्ठा किया जाता है और लार में उपस्थित एंजाइम द्वारा इसे सुक्रोज पर क्रिया की जाती है। सुक्रोज मतलब जो ये मकरंद है उस पर क्रिया की जाती है और ग्लूकोज और लेबुलोज और फ्रक्टोज में बदला जाता है। तो शहद में कौन सी शर्करा होती है? फ्रक्टोज शर्करा होती है। ठीक है। श्रमिकों द्वारा हाइड्रोलाइज्ड मकरंद बाहर उड़ेला जाता है। जो भी श्रमिक जो बार बार जाके मकरंद को इकट्ठा करके लाता है वो अपने वापस हाइड्रोलाइज्ड मकरंद बाहर निकालता है और संग्रहण कोष्ठों में संग्रहित किया जाता है। जल की अतिरिक्त मात्रा को पंखों को हवा द्वारा वाष्पित कर दिया जाता है, तो जल बाहर निकाल देते हैं, इसलिए शहद लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। यह सांद्रित पदार्थ शहद कहलाता है। वापस सुनो, देखो ये छत्ता है माना कि इस छत्ते में श्रमिक मधुमक्खी रहती है। ये क्या करेगी? फूलों से मकरंद इकट्ठा करेगी और इस छत्तों में लाके डालेगी। जो मकरंद होता है, ये मकरंद में क्या होता है? सुक्रोज होता है, क्योंकि फूलों के रसों में क्या होगा? सुक्रोज होगा। उस सुक्रोज को तोड़ के, क्यों? क्योंकि मधुमक्खी में लार्वा में भी क्या, सॉरी लार में भी क्या होती है? एंजाइम होती है। तो उसमें क्या होता है? ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, इसमें तोड़ती है और इसमें तोड़ने के बाद इस छत्ते में भर दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? शहद बोलते हैं। अब यदि सुक्रोज या ग्लूकोज में यदि पानी की मात्रा है तो वह पंखों द्वारा उड़ा दिया जाता है। फिर है संचार है मधुमक्खी का नाच। डांस कैसे करती मधुमक्खी? कैसे बताती है कि भोजन इतने किलोमीटर दूर है या इतने मीटर दूर है? तो देखो, भोजन की खोज में निकलने वाली मधुमक्खियों में मार्ग की सही पहचान के लिए दृष्टि ज्ञान होता है, दिखता है उसको। दूसरा, सूंघने की क्षमता होती, घ्राण क्षमता होती है और स्वाद बहुत ही विकसित होता है उनका। मधुमक्खियां सूर्य की स्थिति, पुष्प की सुगंध की स्थिति के आधार पर रास्ता देखती है। सूर्य किस तरफ है और पुष्प सुगंध किस तरह का दे रहे, उसके आधार पर। अब यदि मधुमक्खी राउंड होकर ऊपर जाती है तो सूर्य की दिशा में है भोजन, और राउंड होकर नीचे जा रही है तो सूर्य की विपरीत दिशा में भोजन है। इस बात को समझिएगा। मधुमक्खियां आसपास आपस में सूचना पहुंचाती है जिससे भोजन स्रोत का पता अन्य सभी सदस्यों को लग जाता है। अब देखो किसने बताया नाच, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दो वैज्ञानिक थे, अर्नेस्ट स्पेंजर। अर्नेस्ट स्पेंजर तो था 1788 में बताया कि मधुमक्खियां निश्चित प्रकार के प्रचलन को संचार माध्यम बनाती है। इसके विशेष गति को मधुमक्खी की नृत्य कहा जाता है और इस पे ज्यादा जो रिसर्च किया था वो कार्ल वॉन फ्रिश ने किया था। तो ध्यान रखना, वैज्ञानिक था कार्ल वॉन फ्रिश। बताया तो किसने था? अर्नेस्ट स्पेंजर ने। लेकिन कार्ल वॉन फ्रिश ने इस पर ज्यादा रिसर्च किया था, इसको नोबेल भी मिला था, नोबेल पुरस्कार भी इसको मिला था। 1946 से 1969 ने मधुमक्खी के नृत्य को व्याख्या ज्यादा की और इसके लिए इसके नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। मधुमक्खियों में निम्न प्रकार का नृत्य होता है, गोल नृत्य, राउंडेबल डांस कैसे होता है? यह नृत्य बताता है कि भोजन स्रोत छत्ते से लगभग 75 मीटर से कम दूरी पर। यदि गोल नाच रहे हुए मधुमक्खी या श्रमिक मधुमक्खी तो सीधी सी बात है कि 75 मीटर से भी क्या है? कम दूरी पर है। स्रोत की दिशा का बोध स्काउट मधुमक्खियों के शरीर पर लगी पुष्पों की गंध से किया जाता है। तो स्रोत की दिशा कैसी है या कहाँ कौन सी दिशा में, तो उस पर जो गंध लगी हुई है ना, उस गंध को सूंघ कर पता करते हैं कि यहाँ इस दिशा में ये फूल है या भोजन है। दूसरा है दुम हिलाने वाला नृत्य। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दुम कैसे हिलाती है? तो इसके द्वारा दूर स्थित भोजन के स्रोत की सूचना देती है। यदि दूर भोजन है, कोई पास में तो है तो गोल नृत्य कर देगी, दूर भोजन है तो कैसे बताएगी? तो मैंने आपको बताया सूर्य की दिशा में जा रही है तो सूर्य की दिशा में होगा, ऊपर जा रही है तो। और दूसरा दुम हिलाती हुई नीचे जा रही है तो क्या होगा? सूर्य की दिशा के विपरीत होगा। सूर्य की स्थिति के अनुसार बताती है कि भोजन कितना दूरी पर है। सीधी रेखा में उड़ते हुए मधुमक्खी अपने दुम हिलाती है एवं पंखों को हिलाकर ध्वनि उत्पन्न करती है। यदि नृत्य की गति दुम हिलाने की गति की दूरी का पता लगा जाता है। यदि दुम हिलाते सीधी रेखा पर गति ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है तो सूर्य की दिशा में होता है भोजन। दुम हिला रही है और ऊपर की ओर गति कर रही है, इसका मतलब सूर्य की दिशा में भोजन है। दूसरा, दुम हिलाती हुई नीचे जा रही है तो सूर्य की दिशा के विपरीत दिशा में क्या है? भोजन है। शहद या हनी, शहद क्या होता है? सुगंधित गाढ़ा पदार्थ होता है
इसमें फ्रक्टोज की मात्रा होती है, इसमें शर्करा होती है, जल होती है, प्रोटीन होती है, खनिज विटामिन होते हैं। इसका विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? 1.45 से 1.48 होता है। इसमें जल होता है 17 से 20%, फ्रक्टोज सर्वाधिक होता है। तो ध्यान रखना, शहद में कौन सी शर्करा होती है? फ्रक्टोज 40 से 45% होती है। ग्लूकोज 32% से 37%, सुक्रोज 12%, एंजाइम का वर्णक यानी पिगमेंट्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं लगभग 2.21%, राख यानी जो फ्लाई एश होती है वो 1%, विटामिन बी होता है, सी होता है, डी होता है। मधुमक्खी का मोम, तो मधुमक्खी का सबसे उपयोगी उत्पाद होता है शहद और दूसरा उत्पाद होता है मोम। तो मोम तो कैसा होता है? सेकंड प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट होता है शहद। यह मधुमक्खी की छत्ते से प्राप्त होने वाला क्या है? उप उत्पाद है। यह श्रमिकों की उदरीय ग्रंथियां यानी पेट में जो ग्रंथियां होती, जो श्रमिक होते हैं, उन पेट की ग्रंथियों से क्या निकलता है? ये मोम निकलता है। ये पौधों के पदार्थ से निर्मित होता है, जो पौधों का पराग होता है उससे निर्मित होता है, क्योंकि रस तो ले लेते हैं, तो रस के पीछे बचा हुआ जो मटेरियल होता है उससे मोम बनता है। इसे प्रोपोलिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोपोलिस कहते हैं। देखो, मधुमक्खियों में यदि गोंद की बात आए तो प्रोपोलिस, मोम की बात आए तो प्रोपोलिस। यदि पूछ ले मधुमक्खी से कौन सा मोम प्राप्त होता है, तो प्रोपोलिस मोम प्राप्त होता है। इस प्रोपोलिस से ही कठोर प्रकृति का मोम निर्मित होता है। तो मधुमक्खी से कौन सा मोम प्राप्त होता है? प्रोपोलिस मोम प्राप्त होता है। फिर रेशम कीट का पालन, मधुमक्खी कीट पालन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर क्या होता है? रेशम कीट किस तरह से अपने प्रचलन में आया, रेशम का उत्पादन किस प्रकार से हुआ, सिल्क रूट या रेशम मार्ग क्या था, रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार का होता है, बड़े अच्छे से समझिएगा इसको। व्यावसायिक स्तर पर रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट के पालन को रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर में कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए रेशम कीट को पाला जाता है। अब रेशम कीट को पालोगे तभी तो आप रेशम की प्राप्ति होगी, और पालने के लिए क्या होता है? शहतूत का पेड़ होता है, उसके पत्तों के ऊपर ये रेशम कीट पालन होता है। सबसे पहले रेशम कीट की खोज चीन के लोत्सु ने 2697 बिफोर क्राइस्ट में की, जो क्वांग टी की साम्राज्ञी यानी रानी थी। क्वांग टी की रानी थी, बात है लगभग 2697 वर्ष पूर्व। उसने रेशम की कीट की खोज की। भारत में जो चाय पी रही थी, चाय में गिर गया था वो, तो गिरने पर उसके लंबे 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 तंतु निकलने शुरू हुए, तो उसको लगा कि भाई ये तो इसका अपन कुछ बना सकते हैं। भारत में सेरीकल्चर का इतिहास काफी पुराना है, करीब दूसरी सदी पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। दूसरी सदी पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में मुख्य सिल्क का उत्पादन केंद्र असम, बंगाल और मद्रास, पंजाब, कश्मीर एवं कर्नाटक में होता है। रेशम एक प्रकार का नहीं होता है, रेशम के भी कई प्रकार होते हैं। टसर रेशम होगा, मूंगा रेशम होगा, एरी रेशम होगा, अभी पढ़ेंगे रेशम के कौन कौन से प्रकार होते हैं। भारत में रेशम का उत्पादन 2669 टन वार्षिक है। भारत रेशम उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है, चाइना पहला रखता है। भारत में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? मैसूर, कर्नाटक। ये ध्यान रखिएगा, मैसूर, कर्नाटक भारत में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है। रेशम कीट से रेशम कैसे प्राप्त करते हैं? देखो, अब रेशम की किस्में कौन कौन सी है? तो एक है मलबेरी रेशम, फिर टसर रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम। तो मलबेरी रेशम कीट से क्या होता है? बॉम्बिक्स मोराई। इस रेशम कीट का यदि वैज्ञानिक नाम पूछे तो बॉम्बिक्स मोराई। मलबेरी को भोजन के रूप में लेते हैं, मलबेरी सिल्क उत्पन्न होता है। टसर सिल्क वर्म, एंथेरिया रॉयली, जो ओक पर निर्भर रहते हैं, टसर सिल्क। अब सीधी सी बात है, यहां आपको ध्यान ये रखना है कि मलबेरी रेशम कीट से मलबेरी सिल्क प्राप्त होता है, टसर सिल्क से जो टसर सिल्क का कीट होता है उससे टसर सिल्क प्राप्त होती है, एरी से एरी प्राप्त होता है, और मूंगा से क्या प्राप्त होता है? मूंगा सिल्क प्राप्त होता है। तो रेशम की कितनी किस्में? 4 किस्में। कौन कौन सी? मलबेरी, टसर, एरी और मूंगा। मलबेरी, टसर, एरी और मूंगा, ये 4 प्रकार की रेशम की किस्में होती है।
रेशम का धागे में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो रेशम कीट की रेशम ग्रंथियों से प्राप्त होता है। तो जो रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, रेशम कीट की ग्रंथियां होती है, लार नुमा संरचना होती है। तो लार निकलती रहती है और रेशम कीट हवा में जैसे ही लार संपर्क में आती है हवा में, तो एक लंबे तंतु के समान बनती रहती है। बॉम्बिक्स मोराई, यानी सीधी सी बात है, कौन से रेशम की बात हो रही है, मलबेरी रेशम की, या मलबेरी रेशम की बात हो रही है। तो बॉम्बिक्स मोराई के लार्वा की लार ग्रंथियों के रूपांतरण से ही क्या होती है, रेशम ग्रंथियां निर्मित होती है। बॉम्बिक्स मोराई की जो लार ग्रंथियां होती है उससे ही रेशम ग्रंथियों का विकास होता है। यह लार्वा अपने चारों तरफ कोकून बनाता है। जैसे देखो, माना कि कोई रेशम कीट है, ये इसकी लार ग्रंथियों से उसके चारों ओर क्या बनता है, कोकून का निर्माण होता है। इस कोकून को गर्म पानी में डालते हैं, गर्म पानी में डालकर इसके धागे को प्राप्त किया जाता है। और ये जो कोकून बना है, कोकून या लार्वा, ये कहां बनता है, सहतूत के पेड़ पर। सहतूत का पेड़ होता है, उसकी पत्ती होती है, पत्तियों के ऊपर ये प्राप्त होते हैं। कोकून को गर्म पानी में उबाल दिया जाता है और जिससे कोकून से रेशम का धागा प्राप्त होता है। वापस देखो, कुछ नहीं होता है, रेशम कीट होता है, उस कीट ने जनन किया, जनन करने पर कोकून या लार्वा बना, लार्वा बनते ही उस लार्वा के चारों ओर लार ग्रंथियों से एक कोकून बना जाता है, यानी चारों ओर एक पतले धागे नुमा संरचना बनाते हैं। इस धागे नुमा संरचना को गर्म पानी में डालते हैं, गर्म पानी से अपन धागे की प्राप्ति कर लेते हैं और धागा ही क्या कहलाता है, ये रेशम कहलाता है। भारत ही एक ऐसा अकेला देश है जहां चारों प्रकार का रेशम मिलता है। कौन सा, मलबेरी, टसर, एरी और मूंगा, ये चारों प्रकार के क्या मिलते हैं, रेशम मिलते हैं। रेशम कीट, वैश्य रेशम कीट सफेद क्रीम रंग का रोमिल शरीर वाला होता है, लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। रोमिल शरीर होता है, रोमा मतलब बाल टाइप उसके ऊपर होता है और 5 सेंटीमीटर तक क्या होता है, लंबा होता है। मादा कीट मलबेरी पौधों की पत्तियों पर 400 से 500 अंडे देती है। मलबेरी का मतलब सहतूत, सहतूत की पत्तियों पर लगभग 400 से 500 अंडे देती है। गर्मियों में स्फुटन करीब 10 दिनों में ही हो जाता है, 10 दिनों में ही स्फुटन हो जाता है उस अंडे का। और 4 निर्मोचन के बाद लार्वा 5वें इंस्टार के रूप में होता है। लार्वा स्वयं क्या बनाता है, कोकून बनाता है। यानी जो मादा कीट होती है उससे बनता है लार्वा, और लार्वा अपने चारों ओर लार ग्रंथि से क्या बनाता है, कोकून बनाता है, और कोकून को गर्म पानी में डालकर अपन धागे की प्राप्ति कर लेते हैं। 5वें इंस्टार कैटरपिलर में लार्वा ग्रंथियां विकसित होती है और ये भोजन लेना बंद कर देता है और स्पष्ट विस्कस द्रव निकालता है, मतलब एक लार नुमा द्रव निकालता है। यह द्रव एक तंतु ग्रंथि जिसका छिद्र हाइपोफेरिंक्स पर स्थित रहता है। बहुत डिटेल की बात है, ये बहुत डिटेल का अध्ययन है। आपसे तो ये पूछेंगे क्या कहलाता है इसका कल्चर, या रेशम कीट किस पर उपलब्ध होता है, या फिर कितने प्रकार का होता है, रेशम कितने प्रकार का होता है, सर्वप्रथम कहाँ इसको खोजा गया, है ना, ये प्रश्न बनते हैं। तो इस थोड़ा भी डिटेल में देखते हैं तो क्या होता है, 5वें इंस्टार कैटरपिलर में लार ग्रंथियां विकसित होती है और ये लार ग्रंथियां भोजन लेना, जो भी कैटरपिलर होता है वो भोजन लेना बंद कर देता है और उससे क्या होता है, विस्कस द्रव निकलता है। और ये द्रव एक तंतु ग्रंथि का, जिसका छिद्र कहाँ होता है, जिसका छेद होता है हाइपोफेरिंक्स पर, फेरिंक्स और हाइपोफेरिंक्स मतलब ऊपरी साइड में, द्वारा बाहर निकलता है तथा एक पतले रेशम के धागे का रूप लेता है। यह धागा वायु के संपर्क में आने पर कड़ा हो जाता है। जैसे लार बाहर निकलती है, जैसे ही हवा के संपर्क में आएगी तो पतला धागा बन जाएगा और वही रेशम होता है, तथा शरीर के चारों ओर लिपटता जाता है। इस प्रकार शरीर के चारों ओर लिपटे आवरण को कोया या कोकून कहते हैं, कोया या कोकून कहते हैं। और इस द्रवण से 2 प्रकार के तंतु बनते हैं। पहला है सीमेंटेड पदार्थ के साथ सेरेसिन और दूसरा कैरोटीन युक्त वर्णक होता है। तो उस जो निकला है पदार्थ उसमें होता है सीमेंटेड नुमा पदार्थ होता है, उसे बोलते हैं सेरेसिन, और दूसरा होता है कैरोटीन। ये प्रोटीन होते दोनों। एक कोकून का भार लगभग 1.8 ग्राम के आसपास होता है। कायांतरण यानी जो लार्वा था, लार्वा वयस्क में बदलता है। तो लार्वा जब वयस्क में बदलता है उस दौरान प्यूपा में उत्तक अपघटक या हिस्टोलाइसिस का निर्माण होता है, यानी उत्तक नष्ट होना शुरू होते हैं।
पूर्ण परिवर्धित प्यूपा का, यानी जो प्यूपा होता, प्यूपा ये ध्यान रखना, प्यूपा, यदि रेशम कीट के लार्वा पूछा जाए कौन सा होता है तो प्यूपा होता है। और ये प्यूपा जब पूर्ण रूपेण विकसित हो जाता है तो उसे बोलते हैं ईमेगा, ईमेगो, ईमेगो, ईमेगो कहते हैं। वयस्क मौत कोकून से बाहर आता है, जब वो कोकून बनता है, चारों ओर तंतु बनते हैं, उससे फटकर बाहर निकलता है। और वयस्क का जीवन काल 3 से 4 दिन का ही केवल होता है, 3 से 4 दिन तक वयस्क जीवित रहता है। अब धागाकरण या कताई कैसे होती है देखो, मृत कोकून से, यानी जो मर गया कोकून, उससे क्या है, रेशम का धागा निकालने की क्रिया को रीलिंग कहते हैं। देखो 2 प्रकार की प्रोसेस होता है, एक होता है रीलिंग। रीलिंग का मतलब ये होता है तंतु से धागा बनाना, तंतु से धागा बनाना क्या कहलाता है, रीलिंग। और रीलिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है विटिंग या विविंग और दूसरी होती है निटिंग। निटिंग का मतलब होता है एक धागे से, एक तंतु से एक धागा बनाना, या फिर एक धागे से वस्त्र का निर्माण करना, निटिंग। जबकि 2 धागे से वस्त्र का निर्माण करना, विविंग। वापस सुनो, एक धागे से वस्त्र का निर्माण करना, निटिंग, 2 धागे से वस्त्र का निर्माण करना, विविंग। और कताई को बोलते हैं क्या, रीलिंग। इसका मतलब तंतु से धागा बनाना, तंतु से धागा बन गया, उसे बोलते हैं क्या, रीलिंग। अब क्या होता है, इस धागे को वस्त्र बनाना है, तो वस्त्र बनाने में 2 प्रोसेस, विविंग और निटिंग। यदि एक से है तो निटिंग, 2 से बना रहे हो तो विविंग। अब देखो डिजीज ऑफ सिल्क वर्म, ठीक है। अब मतलब रोग कौन कौन से होते हैं रेशम को, तो मैगट डिजीज, एक होता है मैगट डिजीज, मैगट रोग, रेशम कीट को रोग होता है, एक तो मैगट रोग, दूसरा होता है पेब्राइन, पेब्राइन, तीसरा होता है पॉलीहाइड्रोसिस, पॉलीहाइड्रोसिस, हाइड्रोसिस, ये विषाणु से होता है पॉलीहाइड्रोसिस। फिर होता है फ्लेचेरी, 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 ये भी किससे होता है, वायरस से होता है, जीवाणु से होता है, दोनों प्रकार से हो सकता है। ग्रीन मस्करडाइन होता है, सेंट्रल सेरिकल्चर स्टेशन कहाँ है, ध्यान रखना। केंद्रीय रेशम कीट पालन स्टेशन कहाँ है, ब्रह्मपुर, वेस्ट बंगाल में। सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर, रेशम कीट के लिए केंद्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मैसूर में है, ये ध्यान रखना। अब है मछली पालन से उद्योग या फिशरीज। मछलियों का पालन कैसे किया जाता है, बड़े ध्यान से समझिएगा, कोई खास बात नहीं है। वैसे तो मछलियों का पालन एक कृत्रिम रूप से कुंड का निर्माण किया जाता है, उनको नियत रूप से भोजन दिया जाता है और फिर मछलियों का पालन किया जाता है। मछली और दूसरे जलीय प्राणियों को भोजन के लिए जो प्रोटीन एवं विटामिन ए एवं डी से भरपूर भोजन दिया जाता है, उसे फिर मछलियों को पाला एवं पकड़ा जाता है। मत्स्य पालन या पीसी कल्चर किसे कहते हैं, मत्स्य पालन को बोलते हैं पीसी कल्चर। तो मछलियों के पालन एवं रखरखाव को क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। यह कल्चर मछली पालन में टैंक एवं तालाबों में मछलियों को पाला जाता है। कृत्रिम रूप से टैंक बनाते हैं, तालाब बनाते हैं और फिर उसमें मछलियों को पाला जाता है। कैप्चर फिशरी में मछलियों को बिना पाले पकड़ा जाता है, बिना पाले पकड़ा जाता है। जैसे आप समुद्र से कोई मछली पकड़ते हो तो उसे बोलते हैं कैप्चर फिशरी। भारत में प्रति व्यक्ति मछली का उपभोग 1.252 किलोग्राम प्रति ईयर होता है, यानी एक वर्ष में प्रत्येक व्यक्ति यदि देखा जाए तो लगभग 1.5 किलोग्राम मछली का उत्पादन होता है। भारतीय समुद्री भोजन उत्पादन में विश्व का सबसे छठा स्थान रखता है। समुद्र से भोजन प्राप्त करने में भारत 6वां स्थान रखता है, ध्यान रखिएगा। फिर भारतीय जातियां कौन कौन सी होती, थोड़ा सा ध्यान रखना मछलियों की। एक तो लेबियो रोहिला या रोहू कहते हैं, सबसे प्रचलित मछली होती है लेबियो रोहिला या रोहू। लेबियो कालाबुसा या कालाबासु, तो फिर है कटला, फिर है वेलेगो आहू, फिर है क्लेरियस बैक्ट्रेस या बैट्रेक्स, फिर है मिस्टस सिंगाला, फिर है हेट्रोप्यूंटस, हेट्रोप्यूंटस।
सर्वाधिक होती है लेब्यूरोइला, बस इतना सा ध्यान रखना है। हालांकि आपको याद करने कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भारतीय जातियां ये मुख्य तौर से जो खाने में उपयोग लेती हैं। विदेशी किस्में कौन सी होती है? साइप्रोनस कार्पियो, टीनोफेरिजियोडोन आइडेला, हाइपोफोर्थेक्लिथिस मैट्रिक्स, ये चाइना की है, ऑस्प्रोनिमस गोरेमी और तिलापिया मोजेम्बिका, ये मोजम्बिक जो द्वीप है वहां की है। समुद्री या लवणीय मछलियां कौन सी? तो हिल्सा है, एल्यूथिरोनिमा है, सार्डिनेला है, हार्पोडोन है, एस्टेमेलस है और एंगुइला है। तो ये इतने प्रकार की होती है। और कहाँ पाई जाती है? कोस्टल इंडिया, यानी भारतीय जो समुद्र है वहाँ ये पाई जाती है हिल्सा। ईस्ट एवं वेस्ट कोस्ट, पूर्वी और पश्चिमी तट पर तो एल्यूथिरोनिमा। साउथ ये वापस वही है, पूर्वी और दक्षिणी तट पर, कोस्टल महाराष्ट्र के आसपास हार्पोडोन। इंडिया पैसिफिक कोस्ट के यानी जो हिंद प्रशांत महासागर है वहाँ एस्टेमेलस, एंगुइला, ये क्या होती है? मछलियाँ। फिर अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए तालाब जिस तरह का, तालाब में तरह तरह के भोजन दिए जाते हैं। आप बहुत बोर हो रहे होंगे, पर ये दोस्तों चैप्टर ही ऐसा है, क्या करें बताओ। अब मछली पालना है तो आपको थोड़ा सीरियस तो होना ही पड़ेगा, है ना। भाई धंधा का काम है तो धंधे में आपको सीरियस होना ही पड़ेगा। अब मैं क्या बताऊँ, इसमें कोई जोक भी नहीं है, अब है तो है इसमें, हालांकि ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है अब तो। अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए तालाब जिसमें तरह तरह का आहार, 2-3 तरह की फिशेज को कल्टीवेट किया जाता है, 2-3 तरह की मछलियाँ डालते हैं, इसे मिश्रित कल्चर या कंपोजिट और मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। यानी 2-3 तरह की मछलियाँ डालते हैं एक तालाब के अंदर। और मेजर कार्पस, कटला, रोहू या मृगल 3:3:4 के अनुपात में पाला जाता है। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, माना कि ये 3 मछलियाँ हैं। मेजर कार्पस यानी मोटे तौर की जो मछली है आप जिसको पालन करनी होती है। दूसरा कटला, रोहू या मृगल 3:3:4 में डाला जाता है। संवर्धन योग्य मछलियों का चयन मत्स्य संवर्धन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। संवर्धन योग्य मछलियां, जिसको आपको मछलियों को पालना है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संवर्धन में प्रयुक्त मछलियां उच्च खाद्य गुणवत्ता से युक्त, उच्च प्रजनन एवं वृद्धि दर दर्शाने वाले, रोग प्रतिरोधी क्षमता से युक्त होनी चाहिए, वातावरणीय परिवर्तनों के प्रति सहनशील होनी चाहिए। मतलब ऐसी मछली होनी चाहिए जो तो क्या हो, उच्च खाद्य गुणवत्ता से युक्त होनी चाहिए, उच्च प्रजनन यानी जो उसमें पौष्टिकता होनी चाहिए। ऐसी मछली पाल जिसमें पौष्टिकता नहीं तो खरीदेगा कौन। पौष्टिकता होनी चाहिए, प्रजनन दर उच्च होनी चाहिए, बहुत अधिक रिप्रोडक्शन करती हो, वृद्धि दर होती हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती हो, वातावरणीय परिवर्तनों को सहन करने की क्षमता हो, प्राकृतिक एवं कृत्रिम भोजन को आसानी से ग्रहण करने वाली हो, अपने वातावरण में उपस्थित अन्य मछलियों के प्रति न्यूनतम प्रतिस्पर्धा, किसी लड़े नहीं, शांत रहे भाई, इत्यादि गुणों को धारण करने वाली मछली होनी चाहिए। यदि ये सारे मानदंड है तो कुछ ही मछलियां प्रदर्शित करती है जिन्हें मेजर कॉर्प कहते हैं। मेजर कॉर्प का मतलब जो मुख्य मछली होती है वो कुछ ऐसी ही मछलियां होती है, ज़्यादा मछलियां नहीं होती ऐसी। अतः भारत में इनका संवर्धन बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेब्यूरोइला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कटला, सिरेनिस मिग्रिला मछलियां वर्तमान में मेजर कॉर्प में श्रेणी में शामिल है। एक तो लेबिया रोइला, दूसरा कतला, तीसरा सिरेनिस मिग्रिला। ये मेन मछलियां होती जिनका उत्पादन किया जाता है, ध्यान रखना। इनमें सभी मछलियों को कुछ प्रमुख विदेशी मछलियां भी साथ साथ में उचित अनुपात में डाला जाता है, कुछ विदेशी कुछ अपनी देसी, और एक तालाब या सरोवर में संवर्धित किया जाता है। इस तकनीक को कंपोजिट मत्स्य पालन या कंपोजिट फिश कल्चर, यानी सारी मछलियां साथ साथ होते तो उसे बोलते कंपोजिट फिश कल्चर। फिर मत्स्य पालन की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण कौन कौन से पद होने चाहिए, ऐसा कौन कौन सा प्रोसेस अपनाना चाहिए आपको। तो देखो, मत्स्य पालन है तो उपयुक्त स्थान का चयन होना चाहिए कि कहां पर अपन को फॉर्म बनाना है। मत्स्य फार्म में सामान्यतः प्रजनन ताल और संग्रहण ताल दो अलग अलग होते हैं। एक तरफ तो रिप्रोडक्शन ताल होता है, दूसरी तरफ संग्रहण काल होता है। इनका आकार एवं गहराई भी अलग अलग होती है। जो मत्स्य का तालाब बनाते हैं उस तालाब की पीएच फिक्स होनी चाहिए। यूं नहीं ज़्यादा पीएच हो जाए या कम पीएच हो जाए तो मछलियों को जो प्रवर्धन या प्रजनन करने में दिक्कत होती है। प्राकृतिक भोजन के विकास हेतु इसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक खाद डाल जाते हैं, उर्वरक डाल जाते हैं, ताकि उसके तालाब के अंदर क्या हो, कुछ ऐसे प्लांट्स या कोई जंतु पैदा हो ताकि उससे मछलियां खा सके। इससे फर्टिजेशन ऑफ पॉन्ड कहा जाता है, यानी ऐसा तालाब जिसमें
कुछ न कुछ उगता हो या उर्वरक डालकर उगाया जाता हो, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ पाउंड। नर्सरी तालों में मत्स्य बीजों यानी कुछ जो मछली वाले बीज होते हैं को डालने से पूर्व इनमें उपस्थित जलीय खरपतवारों, परपक्षी, मछलियों एवं हानिकारक कीटों को हटा देते हैं। पहले जो भी तालाब में गंदी चीजें, जैसे कोई मछली है बड़ी जो खा सकती है इनको, उन सबको हटाते हैं। मत्स्य बीज जो मछली के बीज होते हैं, या तो मछलियों के प्राकृतिक प्रजनन स्थानों से एकत्रित करते हैं, या कोई कृत्रिम रूप से कोई बीज है, या मानसून काल में नदियों से एकत्रित किया जाता है। शुद्ध एवं इच्छित मछली को, मतलब जो शुद्ध मछली हो और जो अपनी इच्छा के अनुसार वाली मछली हो, उसके बीज प्राप्त करने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली मत्स्य प्रजाति के नर एवं मादा चुनकर उन्हें पीयूष ग्रंथि के क्षार के इंजेक्शन अथवा संश्लेषी हार्मोन जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन के इंजेक्शन द्वारा उपचारित कर अंड निक्षेपण हेतु प्रेरित किया जाता है। देखो, जो शुद्ध मछली है जिसको अपन को प्राप्त करनी है, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, नर एवं मादा चुन लो, फिर उन्हें पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है FSH एवं LH, उसका इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन देने के बाद में अंड निक्षेपण के लिए प्रेरित किया जाता है, यानी सीधी सी बात है स्पाउनिंग के लिए प्रेरित किया जाता है, यानी अंडे निकालने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन्हें हाइपोफाइसेशन तकनीक या इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हाइपोफाइसेशन तकनीक या इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहते हैं। उत्तेजित नर अपने शुक्राणु से इन्हें निषेचित कर देते हैं। मुझे पता है कुछ समझ में नहीं आया, देखो क्या होता है। माना कि मुझे ये मछली पसंद है, उस मछली को मैं इंजेक्शन देता हूँ FSH या LH या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का, HCG का इंजेक्शन दिए। इस मछली ने क्या दिए, अंडे दिए। उस अंडे को मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, और अंडे इकट्ठा करने के बाद में जैसे कोई नर मछली होगी, उसके शुक्राणुओं से मैं इसका क्या कर देता हूँ, निषेचन करवा देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगी, नई मछलियां मिल जाएगी। और इस निषेचन या फिर अंडे निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्पाउनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मछलियों से अंडा निकालने की प्रक्रिया स्पाउनिंग कहलाती है। फिर उसको क्या करते हैं, अंडे को निषेचित करवाते हैं नर के शुक्राणुओं से, और नई मछली प्राप्त की जाती है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपोसेशन या इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहते हैं। हाइपोफाइसेशन या इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कहते हैं। इन्हीं नन्ही सैक्रिफाई को अब नर्सरी ताल में डाल देते हैं। अब जो अपन को नन्ही नन्ही मछली प्राप्त हुई उसको नर्सरी ताल में डालते हैं, और जो फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन्स होते हैं, यानी जंतु पलवक जिन्हें मछली खा सकती है, लार्वा खा सकता है, या पादप पलवक जिन्हें मछली खा सकती है, जो छोटे छोटे पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको को खाते हुए वृद्धि कर फिंगरलिंग्स में बदल जाती है, थोड़ी और बड़ी बन जाती है, जिन्हें कृत्रिम आहार भी दिया जाता है। निषेचित अंडों को संग्रहित कर उन्हें प्रस्फुटन ताल में डाल जाता है। अब जो फर्टिलाइजेशन एग बना है उसको अपन प्रस्फुटित होने तक का ताल में डाल देते हैं, जहां ये प्रस्फुटित होकर हैचलिंग या सैक्रिफाई में विकसित हो जाती है। इन्हें फिंगरलिंग्स को आकार बढ़ाने का पालन ताल में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इन्हें थाइनिंग कहते हैं। देखो समझो, इस पूरे प्रोसेस को समझो आप। देखो, माना कि मुझे एक अच्छी मछली लगी, अब उसमें से अंडे निकालने, तो मैं FSH या LH या HCG का इंजेक्शन दूंगा, और मैंने निकाल लिए क्या, अंडे। तो मछली से अंडे निकालने के प्रक्रम को बोलते हैं स्पाउनिंग। स्पाउनिंग के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका निषेचन करवाना पड़ेगा। तो मैं लूंगा नर मछली, और इस नर मछली से मैं क्या कराऊंगा, निषेचन करवाऊंगा इन अंडों का। किसके माध्यम से, शुक्राणु के माध्यम से। और अब ये क्या हो गया, अंडा है वो निषेचित अंडा अपन को प्राप्त हो गया। निषेचित अंडा को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के प्रोसेस को बोलते हैं इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या हाइपोफाइसेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस को पूरे बोलते हैं, ये जो निषेचन करने की प्रक्रिया है वो कहलाती है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। इसके बाद में इसको क्या करते हैं, प्रस्फुटित ताल में डाल देते हैं। सॉरी, प्रस्फुटित डाल से पहले नर्सरी ताल में डालते हैं। किस में डालते हैं, नर्सरी ताल में। नर्सरी ताल में कैसे इनको भोजन देते हैं, किसका, जू प्लैंक्टन का। जू प्लैंक्टन का मतलब ऐसे जंतु जो छोटे छोटे हो, फाइटोप्लैंक्टन का,
यानी ऐसे पादप जो बहुत छोटे छोटे जिनका भोजन मछली करती है। इसके बाद में इनको कहाँ डालते हैं, प्रस्फुटन ताल में, प्रस्फुटन ताल में डालते हैं। यहाँ से मछलियाँ बाहर निकलती है, अंडा फूटता है, बाहर निकलती है और उसके इस प्रोसेस को बोलते हैं थाइनिंग। यानी मछलियों का अंडों से बाहर निकलना, लार्वा का निकलना कहलाता है प्रस्फुटन या थाइनिंग कहलाता है। इसको प्राकृतिक एवं कृत्रिम आहार देते हैं और फिर ये लगभग अपन को संचय ताल में मछली प्राप्त हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस होता है। फिर इनको पर्याप्त भोजन दिया जाता है, संक्रामक रोगों से सुरक्षा दी जाती है। प्राप्त आकार में प्राप्त होने को मछलियों को हुक्स या लाइन, ड्रैग जाल या गिल जाल से इनको पकड़ा जाता है और इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। फिश हार्वेस्टिंग किसे बोलते हैं, मछलियों को पकड़ना फिश हार्वेस्टिंग कहलाती है। फिर सुविधा अनुसार इन्हें बाजार में बेच दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना। भारत में सेंट्रल इनलैंड कैप्चर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। देखो रेशम का भी पश्चिम बंगाल में, बहरामपुर में, और सेंट्रल इनलैंड कैप्चर फिशरीज इंस्टीट्यूट, फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी कहाँ है, वो देखो वो तो पश्चिम बंगाल में, कौन से, बहरामपुर में। ये पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में। सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट वो क्या है, कोची केरल में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर इंस्टीट्यूट कहाँ है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर सीफा, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अन्य कई जगहों पर भी क्या है, कुछ संस्थान बने हैं। फिर मत्स्य उत्पादन के, देखो मत्स्य मछली तो प्राप्त होगी, उसके साथ साथ में सब प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, तो इजिन ग्लास, इजिन ग्लास कुछ मछलियों के कैट फिशरीज या एयर ब्लेडर या स्विम ब्लेडर से तैयार किए जाते हैं। ये क्वालिटी के कोलेजन के बने होते हैं। ग्लास प्राय रूस में तैयार किए जाते हैं, ठीक है। कोई देखो मत्स्य उद्योग के उप उत्पाद, तो मत्स्य से और क्या प्राप्त होता है, एक तो है आइसलिन ग्लास, दूसरा मछलियों का तेल, फिर तीसरा है मछलियों का तेल यानी फिश लीवर ऑयल जिसमें विटामिन ए, डी, ई, सी प्राप्त होते हैं। फिर फिश मील यानी जो ऑयल का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उस अपशिष्ट पदार्थ से उसको बोलते हैं व्हाइट फिश मील कहते हैं, जिसमें कैल्शियम, फास्फोलिपिड्स की मात्रा होती है, आयोडीन की मात्रा होती है, जो जानवरों के लिए बहुत अधिक पोषक चीज होती है। मछलियों वाला प्रोटीन प्राप्त होता है। फिश फ्लावर यानी मछलियों का आटा प्राप्त होता है। फिश फाइन्स मछलियों के पंख, लकड़ी के बुरादे एवं चूने की मदद से चमकदार पदार्थ का निर्माण किया जाता है। फिश स्किन मछलियों का जो त्वचा होती है उसका उपयोग होता है। कुछ मछलियों की चमड़ी जैसे सालमन से लेदर या चमड़ा भी तैयार किया जाता है, तो ये सब प्रोडक्ट होते हैं। अब पोल्ट्री यानी कुक्कुट पालन, पोल्ट्री शब्द का प्रयोग उन पक्षियों के लिए किया जाता है जिन्हें आर्थिक उद्योग उद्देश्य से प्रजनित या ब्रीडिंग किया जाता है, जैसे बतख हो गया, है ना, मुर्गी हो गया, उसका पालन करना। इसमें बतखें हो गई, गिच हो गई, टर्की हो गई, गिनिया हो गई, मुर्गे होंगे, पी फाउल्स हो गए, कबूतर हो गए, कैवल्स हो गए, पार्टीडेस हो गए। इनका मांस एवं अंडों के लिए उत्पादन के लिए पाला जाता है। पोल्ट्री एवं पोल्ट्री उत्पादन के लिए एक अच्छा एवं स्वस्थ वातावरण देना आवश्यक होता है। हमारे देश में पोल्ट्री का मुख्य उद्देश्य मांस और अंडों के लिए किया जाता है। भारत में पोल्ट्री फार्मिंग विश्व में 6ठा स्थान रखता है। भारत में हर एक व्यक्ति को 19 अंडे और 20 ग्राम मीट वार्षिक उपभोग करता है। ध्यान रखना, एक व्यक्ति 19 अंडे 20 ग्राम मीट, जबकि ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च की न्यूट्रिशनल एडवाइजरी कमेटी के द्वारा 300 अंडे प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति को एवं 180 ग्राम मांस प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को रिकमेंडेड किया जाता है। ये इतना रिकमेंडेड करती, ध्यान रखना कि 300 अंडे तो प्रति व्यक्ति खाना ही चाहिए एक साल के अंदर। पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री बर्ड्स जो जिसको जैसे मुर्गी हो गया, बतख हो गया, विस्तृत वातावरणीय परिस्थितियों में आसानी से दशानुकूल हो जाती है। इनकी प्रजनन दर बहुत अधिक होती है, जीवन चक्र इनका बहुत कम होता है, यानी बहुत लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है। इनके उत्पाद धन का अच्छा ठीक है, दूसरे कार्य पोल्ट्री फार्मिंग ज़्यादा लाभकारी होता है, जगह कम चाहिए,
व्यवस्था करना आसान होता है। पोल्ट्री जो बर्ड्स होते हैं जैसे बतख और मुर्गी, उनको सूखी आरामदायक एवं अच्छी वेंटिलेशन वाले पिंजरों में रखा जाता है। पृथक कक्ष में विभिन्न आयु समूह के चिड़ियाओं को लिए बनाया जाता है। फ्लोर हाउसिंग अत्यधिक सामान्य होती है और फर्श को भूसे और घास से ढका जाता है। अच्छी निकास व्यवस्था के साथ फॉर्म चूहों से मुक्त होता है। फ्लोर हाउसिंग अत्यधिक सामान्य होती है, फर्श को भूसे एवं घास से ढका जाता है। पोल्ट्री बर्ड्स को भोजन में दालें, बाजरा, ऑयल केक, मछली और मांस, खनिज, हरी सब्जियां देते हैं। मुर्गियां 6 माह की आयु में अंडे देना शुरू कर देती है, 6 महीने में अंडे देना शुरू कर देती है। सर्दियों में अंडों की संख्या गर्मियों की अपेक्षा अधिक होती है। सर्दियों में अंडे अधिक उत्पादन होते हैं। अधिकांश मुर्गियां फरवरी से अंडे देना शुरू करती है और यह क्रम अगस्त तक जारी रहता है। अंडों से चूजे प्राप्त करने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त समय मानसून काल होता है। अब देखो, ये तो कुछ समझने वाली बात है नहीं। घरेलू मुर्गों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। भारतीय देसी किस्म कौन कौन सी होती है? एसील, गाउगस, करकांथ, ब्रह्मा, बुरसा, ब्लैक बेंगल और टेलीचेरी, ये भारतीय किस्म है। एसील, घैगुस, करकंथ, ब्रह्मा। एसील इज द बेस्ट इडिबल बर्ड्स, पोल्ट्री बर्ड्स जो केवल मांस के लिए पाली जाती है, तो एसील, जिन्हें बोरिलर्स या पॉलीमोथ रॉक्स कहते हैं। पोल्ट्री बर्ड्स जो मुख्यतः अंडों के लिए पाला जाता है उसे लेयर्स कहा जाता है। भारतीय किस्में धीमे वृद्धि करने वाली एवं कम अंडे देने वाली होती है, लगभग 60 अंडे देती है एक साल में। तो यहाँ याद रखने वाली बात कौन सी? भारतीय किस्म कौन सी? एसील, घैगस, करकांथ, ब्रह्मा, बुरसा, ब्लैक बेंगल और टेलीचेरी, ये मुख्य किस्में हैं। एसील सबसे अच्छी किस्म है जो पोल्ट्री फॉर्म के लिए उपयोग होती है, ध्यान रखना। और जिनको पोल्ट्री फार्मिंग के लिए उपयोग में लिया जाता है उसे बोलते हैं लेयर्स। विदेशी किस्में व्हाइट लेगहॉर्न, रोइड आइसलैंड रेड, पॉलीमोथ रॉक, न्यू हैम्पशायर सक्सेस, ऑस्ट्रालोफ, मिनीकॉर्का इत्यादि। HS 260 एक वर्ष में 260 से अधिक अंडे देती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। HS 260। बॉयलर जिसमें पोषक तत्व ज्यादा होते हैं उन्हें क्रॉस संकरण द्वारा उत्पादन किया जाता है, ब्रॉयलर्स। बतख भारत के दक्षिण एवं पूर्वी क्षेत्रों में बहुतायत से पाई जाती है, लगभग 20 किस्में होती है। भारतीय किस्में इंडिया रनर्स या साइलेट मेटा। विदेशी किस्म होती है कैंप बॉल, पैकिन, मस्कोरी, एलेसरी। फिर गीज या एंसर, 2 सामान्य वैरायटी है, ग्राउंड भूरी और वाइट। टर्की मेलगरीज महत्वपूर्ण किस्म है जिसमें ब्रिटिश वाइट, ब्रॉड ब्रॉन्ज, स्मॉल वाइट तथा नारफोल्ड। देखो कोई खास बात नहीं, खास बात क्या है? भारतीय किस्म कौन से? इंडिया रनर्स और सीलेट मेटा। मुर्गियों के सामान्य रोग कौन कौन से? ये यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुर्गियों की सामान्य किस्में कौन कौन सी होती है? देखो सॉरी, रोग कौन कौन से होते हैं? तो विषाणु से कौन कौन से होते हैं? चेचक या फ्लोपॉक्स, संक्रामक ब्रोनक्राइटिस, लिम्फाइड ल्यूकोसिस। रानीखेत रोग कई बार एग्जाम में आ चुका है। रानीखेत रोग मुर्गों का सर्वाधिक सामान्य रोग जिसमें रोगी मुर्गियों को ज्वर यानी बुखार आता है, अतिसार यानी उसका जो लूज मोशन शुरू हो जाता है। रोग को उग्रता बढ़ने पर चोंच से म्यूकस का यानी लार का स्त्रवण या म्यूकस स्त्रवण शुरू हो जाता है। पंखों का लकवा मार जाता है, गोल गोल चक्कर लगाने जैसी लक्षण प्रकट होते हैं। तो मुख्य रोग से चेचक, ब्रोनक्राइटिस, लिम्फाइड ल्यूकोसिस और रानीखेत रोग। रानीखेत रोग में कुछ नहीं होता है, चोंच से म्यूकस आता है, पंख लकवा मार जाते हैं, गोल गोल चक्कर काटता है मुर्गा। जीवाणु जनित रोग होते हैं, फ्लो कोलेरा या फाउल कोलेरा, पुलोरम, कोराइल, माइकोप्लाज्मोसिस, स्पाइरोकिटिसिस और साल्मोनेलोसिस ये शामिल है। साल्मोनेलोसिस। कवक जनित रोग होते हैं एफ्लाटॉक्सिकोसिस, ब्रूडर न्यूमोनिया और एक्सपोलर्जिसिस, एस्परजिलोसिस इत्यादि। परजीवी जनित रोग, आंतरिक परजीवी जैसे गोलकृमि, फीताकृमि, सूत्रकृमि, ये सारे इसमें जा सकते हैं मुर्गी के भोजन के साथ। बाह्य परजीवी यानी उसके ऊपर कौन? फाउल माइट, चिकन माइट, जुएं, चींचड़ी इत्यादि। कोई भी संक्रामक रोग, उग्र
अगर हो जाए तो रोगग्रस्त प्राणियों को मार देना ही उचित समझा जाता है। ठीक है, तो मोटे तौर से ये जंतुओं का आर्थिक महत्व था। इसमें सारे टॉपिक्स अपन ने ले लिए, जो मेन चीज़ें अपने प्रश्न बनने वाली चीज़ें होती है। इसकी पीडीएफ ज़रूर आप डाउनलोड करना ताकि आपको समझ में आ जाए। मुझे 1 घंटे तक बिल्कुल बोलना पड़ा, कोई समझाने लायक बात थी नहीं, पर फिर भी आपने देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। राजस्थान सीईटी के चैनल पर आपको तमाम विषयों के पूरे वीडियोस उपलब्ध हैं, वहां जाके आप जरूर देखिएगा। और इसका अगला वीडियो देखना तो यहां पर आपको जो लिंक दे रखी वहां जरूर क्लिक करके अगला वीडियो देख सकते हैं। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो तक पहुंच सकें। साथ में यदि आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको तमाम नोट्सों की पीडीएफ पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।